द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी इस नई श्रृंखला में एक और ओरिजिनल पेपर लेकर आ गए हैं, जो कि है पिथौरागढ़ आर्मी भर्ती का पेपर है, जो लगा था 1 नवंबर 2020 का ये पेपर है। तो आप गहनता से इसको लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। और आगे जैसे जैसे हम डेली क्या करते हैं, एक ओरिजिनल पेपर को हल करते हैं, तो आगे भी हम करते जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें जीके जीएस हो गया और मैथ्स और रीजनिंग हो गया, चारों सब्जेक्ट के जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जीके जीएस मैं स्वयं पढ़ाऊंगा और मैथ्स और रीजनिंग है वो किशन सर पढ़ाएंगे। और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा ऐप है एडुकेशना, वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरी। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आज का ये पेपर कैसा लगा और कितने क्वेश्चन राइट हुए। और जल्दी से अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए और शेयर कर दीजिए और क्लास को कर दीजिए लाइक। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप एडुकेशना ऐप डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्या है जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, यानी कि दिल्ली शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप सबको मालूम होगा दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहां? यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली और आगरा दोनों शहर है वो यमुना नदी के तट पर है। अगर बात करें गोमती की तो गोमती लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें सरयू की तो अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना। पटना है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, क्या है निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री, या हम कह सकते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्हें बापू की उपाधि दी जाती है, या हम कह सकते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि अगर किसी दी जाती है तो वो महात्मा गांधी जी को दी जाती है। नेहरू की बात करें तो इसे चाचा की उपाधि दी जाती है, क्या चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य है, जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका वो चयन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो वो कैसे होता है, वो सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके? लोगों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, आपको पता होगा ये तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्न में से किस देश को 1000 जिलों का देश कहा जाता है, यानी किसे 1000 जिलों का देश कहा जाता है। तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को 1000 जिलों का देश कहा जाता है। हाथियों की देश की बात करें, हाथियों, श्वेत हाथियों का देश, श्वेत सफेद हाथियों के देश की बात करें का देश है वो है थाईलैंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, यानी कि निम्न में से कौन सा शहर है जो महाराष्ट्र की क्या है राजधानी है। तो आप सबको पता है माया नगरी मुंबई। माया नगरी मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है, यानी कि मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इलाहाबाद ये कहां है, यूपी में, इसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज है। ये भी आपको ध्यान में रखना। और बात करें लखनऊ तो ये यूपी की राजधानी है, और दिल्ली की बात करें तो ये भारत स्वयं की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर क्या है, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो आप सबको पता है सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त थे। ये आपको ध्यान रखना। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार थे।
और बिंदुसार के पिता, बिंदुसार के पिता कौन थे? तो वो थे कौन? बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि सरदार सरोवर बांध परियोजना है वो किस नदी के किनारे है? तो वो है नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, जिसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां, पहाड़ियों से क्या होता है, इस नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है ये। और गोदावरी नदी को कहा जाता है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा। वृद्ध गंगा की बात करें तो वो गोदावरी नदी को कहा जाता है यानी कि बूढ़ी गंगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी यानी कि सेकंड नंबर पर आती है, वो कौन सी है? पहले तो बात करते हैं 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर कौन सी आती है? माउंट एवरेस्ट आती है, एवरेस्ट। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पर आती है K2 गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और 3 नंबर पर आती है कंचनजंगा। कौन सी आती है? कंचनजंगा। ऊपर वाली नेपाल में है और नीचे वाली 2 है वो भारत में। आपको पूछा है दूसरी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी है? K2 है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कहां? पीओके में स्थित है। किसकी? इस K2 गॉडविन ऑस्टिन की स्थिति है वो है पीओके में। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर भारत में स्थित बुझे तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और भारत की बुझे क्योंकि है तो भारत की लेकिन किस में है? पीओके में, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। अगर भारत की बूझे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन करना है, और भारत में स्थित यानी कि वर्तमान में स्थित है वो कौन सी है? कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे ऊंची विश्व की है वो माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी है? भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एकेडमी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आईएमए। आईएमए का मुख्यालय कहां है? तो आप सबको पता है देहरादून में है। कहां है? देहरादून। ये आपको ध्यान रखना। और एक होता है आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एक आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है दिल्ली। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, उनका मुख्यालय है वो खड़गवासला में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है क्या है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो आप सबको पता है इंडिया गेट नई दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में। तो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो वो मुंबई को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। दोनों अलग अलग प्रश्न है, दोनों को आपको ध्यान। अगर ताजमहल की बात करें तो वो आगरा में है। ताजमहल कहां है? आगरा में है। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी, जो कि राजस्थान की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? यानी कि मौर्य साम्राज्य है वो किसने स्टेब्लिश किया था? जल्दी से बताओ किसने स्टेब्लिश किया था? तो आप सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया गया था। और कई बार आ जाता है गुप्त साम्राज्य, गुप्त का किया था श्रीगुप्त ने। किसने? श्रीगुप्त ने किया था। ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्या, थार का रेगिस्तान किस देश में स्थित है?
यानी कि थार का जो रेगिस्तान है वो किस देश में स्थित है? तो आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान में स्थित है थार का रेगिस्तान। तो आपको ऑप्शन भारत दे रखा है तो आपका करेक्ट हो जाएगा भारत, और भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है, इजिप्ट का मतलब मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगर मंगोलिया की बात करें, मंगोलिया तो गोबी जो मरुस्थल है वो कहाँ है? मंगोलिया और चीन में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 13, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक, फेसबुक के निर्माता कौन है? यानी कि सोशल मीडिया फेसबुक है, उसका निर्माता कौन है? तो उसका निर्माता है वो है मार्क जुकेरबर्ग, यानी कि जुकेरबर्ग फेसबुक के निर्माता है, ये आपको ध्यान रखना। ग्राहम बेल की बात करें तो ये टेलीफोन के, इसके टेलीफोन के आविष्कारक की बात करें तो ग्राहम बेल करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है, कहां स्थित है? तो आप सबको पता है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करें वो है जामनगर गुजरात। कहां? जामनगर गुजरात में है। जामनगर कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। और कौन सी है? तो रिलायंस पेट्रोलियम रिफाइनरी है, वो भारत की है, वो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। दिग्बोई है, ये असम में है। कहां? दिग्बोई तेल रिफाइनरी है, वो असम में है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप आपको पता है कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्यूबा की बात करें तो चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो आपको पता है क्यूबा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 16 जो कि साइंस का शुरू हो गया है, जीके के 15 प्रश्न हमने कर लिए, अब साइंस के पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो साइंस का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हम कहते हैं लीवर। लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग की बात करें तब तो लीवर करना है। अगर सीधा अंग पूछे तो आपको त्वचा करना, त्वचा ऑप्शन में न हो तो आपको यकृत करना है। अगर हृदय की बात करें तो हृदय होता है वो 24 घंटे कार्य करने वाला क्या होता है? अंग होता है। हृदय मनुष्य शरीर में 24 घंटा कार्य करता है। तो कौन सा सबसे व्यस्त अंग की बात करें तो हृदय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर क्या है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि प्राकृतिक का मतलब प्रकृति की देन, इनमें से कौन सा है जो प्रकृति की देन है? यानी कि प्राकृतिक स्रोत का मतलब प्रकृति की देन है, तो वो है सूर्य। कौन? सूर्य एकमात्र ऐसा है जो क्या है? प्रकृति की देन है। इन ऑप्शनों में से सूर्य है वह एक प्राकृतिक स्रोत है, ये आपको पता है। बैटरी को भी हम बनाते हैं, घर्षण के द्वारा भी हम क्या करते हैं? घर्षण भी हम उत्पन्न करते हैं और बिजली भी हम उत्पन्न करते हैं। लेकिन सूर्य है ये एक प्रकृति की देन है, यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न 18 आपकी स्क्रीन पर क्या? रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर धक्का लगता है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर धक्का लगता है कहां? तो रेलगाड़ी जब भी रुकती है तो हमें क्या आगे की ओर धक्का लगता है? कहां? आगे की ओर धक्का लगता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आगे की ओर धक्का लगता है। अगर चले, रुकी हुई हो और चले तब कौन सा? तो हमें पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। जल्दी से आज ये कमेंट करके बताना है कि ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम काम कर रहा है। आज आपको कमेंट करके बताना है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम काम करता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम दिए थे। उन तीनों में से ये जो एग्जाम्पल है ये किस नियम का एग्जाम्पल है आपको कमेंट करके बताना है। और तीनों नियमों के बारे में जितना आप जानते हो उतनी व्याख्या करके बताना है। तो चलिए आज के
के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रेबीज किसके कारण होता है? यानी कि रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया। रेबीज का मतलब हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो आप सबको पता है किसके कारण होता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। किसके? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाता है? यानी कि आगे की जो लाइटें होती है, हेडलाइट होती है, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में भी, इसमें सौर भट्टी और किसमें? एक दंत चिकित्सक के पास, दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल है, याद रखना। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें? वाहनों में पश्च दर से देखने के लिए। आप कह सकते हो ड्राइवर के बगल में, ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है वह होता है कैसा? उत्तल दर्पण होता है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर क्या है? निम्न में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है, यानी कि सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? वह कौन सा है? वह होता है AB+। कौन सा? ये क्या होता है? ये सर्वग्राही होता है। अगर सर्वदाता की बात करें, सर्वदाता की बात करें तो वो होता है O-। सर्वदाता, सर्वदाता O- होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? अगर क्लियर हो गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या? बॉक्साइट किसका अयस्क है? यानी कि बॉक्साइट है वो किस धातु का अयस्क है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसका सूत्र क्या होता है? Al2O3 इसका सूत्र होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम की प्रतीक की बात करें तो आपको Al है, पता होगा। तांबे की प्रतीक की बात करें तो Cu यानी कॉपर भी कहते हैं। सोने का Au होता है और टिन का Sn होता है। ये चारों जो भी मैंने लिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए आप भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है क्या? सोडियम का रासायनिक चिन्ह है, यानी कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आप सबको पता है Na होता है। क्या होता है? Na, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये वायुमंडल में नमी के कारण आग पकड़ लेता है और इस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 24, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? वो होता है H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 की बात करें तो ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। HCl की बात करें तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो ये HCl होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर आप 25 का जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनकर जो यौगिक बनते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन कहते हैं? ये आप ध्यान में रखना। तो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या? निम्न में से क्या हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का क्या कारण होता है? तो आप सबको पता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। किसकी? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से मनुष्य में हृदय आघात का यह प्रमुख कारण है कि
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर, ये आप ध्यान रखना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। क्या थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग में किया जाता है, यानी कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ भरा होता है? तो आपको पता है थर्मामीटर में भरा होता है पारा। पारा भरा होता है, ये आपको ध्यान में रखना। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोनों याद रखना। पारा तो है धातु और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन करके आना है आपको, ये हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। क्या हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, यानी कि स्नायु होते हैं या लिगामेंट होते हैं, वो हमारे शरीर में क्या जोड़ते हैं? इस स्नायु को क्या कहते हैं? इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। तो ये क्या काम करते हैं? तो ये आपको पता है बोन टू बोन, यानी कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम कौन करते हैं? तो वो स्नायु यानी कि लिगामेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और आपको पूछ ले मांसपेशी से जो हड्डियों है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? मसल से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? तो आपको पता है टेंडन करता है। मांसपेशी से हड्डी को इसको जोड़ने का काम करता है टेंडन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? अगर क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 29। अब साइंस की क्लास पूरी होने वाली है तो छोड़कर नहीं जाना है, मैथ्स की क्लास भी चालू होगी, क्योंकि मैथ्स ही स्कोर कराता है आर्मी में, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो क्या है? सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ ऐसा कौन सा उपकरण है, ये किस में काम में लिया जाता है? तो ये भूकंप को मापने में काम में लिया जाता है। ये उपकरण है, ये भूकंप को मापने में काम में लिया जाता है। अगर भूकंप को मापने वाली स्केल की बात करें तो वो रिएक्टर स्केल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा देखो आप, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? अब देखो यहां तो दे दिया विद्युत, लेकिन पेपर में इंग्लिश में दिया था पावर, यानी कि द एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक बताओ। लेकिन प्रश्न में दे रखा है विद्युत का। तो यहां आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पेपर में माना जाता है वो इंग्लिश का सही माना जाता है, इसलिए आपको इंग्लिश वाला देख के करना है। तो पावर यानी कि शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तो आपको वाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक होता ही है, विद्युत धारा। अगर यहां दे देता द एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का मतलब विद्युत धारा, तब आपको करना होगा एम्पियर। कूलाम होता है, ये आवेश का मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ये हमारे 30 प्रश्न हो गए जीके जीएस के। अब हो गई है मैथ्स की क्लास शुरू, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को लाइव जोड़ लीजिए। और सर करते हैं इन क्वेश्चनों की शुरुआत और पेपर को करते हैं पूरा। तो चलिए पढ़िए सर। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो मैं आप सभी के बीच लाइव जुड़ चुका हूं। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी पर। तो अब आपको पता है हमने अभी बात कर लेते एक पेपर हल कर रहे जो कि ओरिजिनल पेपर है, जिसकी शुरुआत आपको पता है साइंस और जीके से हो चुकी है। अब मैं मैथ का पोर्शन आपको करवाने वाला हूं, क्योंकि बच्चों को मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और आप लेवल देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, आर्मी का लेवल ज्यादा डीपली नहीं रहता है। तो आप क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपको पता है हमारी शाम 8:30 बजे भी इसी अकॉर्डिंग क्लास चलती है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकेशनल ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दे रखा है। क्या दे रखा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर, भाई ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें तो कितना दे दिया भाई? विक्रय मूल्य की बात करें तो आपको कितना दे रखा है? 660 रुपए दिया। कितना दिया दोस्तों? 660 रुपए दिया। अब देखो क्रय मूल्य भी तो आपको पता होना चाहिए, क्रय मूल्य भी तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बता दो विक्रय मूल्य दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। देखो 40 रुपए की हानि होती है। अब देखो 40 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ भाई?
क्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब 700 रुपए है। कितना भी 700 रुपए, समझ गए क्या, एक बार बताओ, क्योंकि आपको पता है 700 की वस्तु 660 में बेचेंगे तो 40 रुपए की हानि तो हो रही है, बिल्कुल यही तो बात लिखी है, क्योंकि आपको दे रखा है कि 660 में बेचने पर 40 रुपए की हानि हो रही है, यानी 40 रुपए कम प्राप्त हो रही है, इसका मतलब वो खरीदी 40 रुपए ज्यादा में थी, यानी क्रय मूल्य 700 रुपए है। अब आपको बताना है हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत जब भी निकालना हो तो मैं आपको हमेशा बताता हूं, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर हानि या लाभ लिखो, और बट्टे में क्या लिखा जाता है, हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। दोस्तों क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य लिखा जाता है, और गुणा में 100, गुणा में क्या लिखा जाएगा, 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो जल्दी से कर दो, हानि कितने रुपए की हुई, 40 रुपए की हुई, बिल्कुल, और बट्टे में क्रय मूल्य लिखा जाएगा यानी 700 लिखा जाएगा, और गुणा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो जल्दी से काट पीट करके क्या कर दो, हल कर दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। 2 शून्य काट दिया, और आपको पता है 40/7, और 40/7 का मतलब 5 बार पूरा गया, यानी हम बात कर लेते 5 पॉइंट कुछ आएगा। यदि मैं बात करूं वैसे कह सकते हैं, यदि बात करें तो 5 सही 5/7, 5 सही 5/7 कह सकते हैं, या तो ये उत्तर आपका मिलेगा। ये नहीं दे रखा है तो 5 पॉइंट कुछ आपका आएगा, 5.71 लगभग, कितना 5.71% लगभग, ये कह सकते पॉइंटों में दे रखे हैं, तो एकदम आराम से कर सकते थे, एकदम इजी क्वेश्चन था। जैसे आपका जवाब कितना होगा, 5.71, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, 0.25 को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, और पॉइंट हटाना है, इसका मतलब बट्टे में क्या लगेगा, अभी 100 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 अंक है, बिल्कुल 25/100, इसका मतलब हम 25 से काट देते हैं, एक बार कटा, और 100 कितनी बार कटता है, 4 बार, तो आपका जवाब कितना आएगा दोस्तों, 1/4 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1/4 आपका जवाब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल बी राइट होगा। एकदम आराम से आपको बदलना था और कुछ भी नहीं था। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बदलने वाला, यानी दशमलव को भिन्न में बदलने वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या दे रखा है, 64 की घात 2/3, मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ, 64 की घात 2/3, ये लिखा 2/3, बिल्कुल। फिर आपको पता है इस तरह से अगले ने दे रखा है, और आगे बात करें तो कोष्टक लगा के आपको दे रखा है 1/2। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, घात के ऊपर घात गोल कोष्टक के लगा के आए, जैसे मान लो a की घात m हो और उसकी घात मान लो n लगा दे, तो आपको पता है नियम क्या होता है, a की घात m गुणा n होता है, a की घात m गुणा n होता है। बस यही तो नियम आपको फॉलो करना है, जल्दी से कर दो और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको पता है घातें गुणा होगी, तो 64 की घात कितनी आएगी, जल्दी से देख लो। आपको पता है 2/3 को किससे गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। जल्दी से कर दो, 2 से 2 कट गया, यानी 64 की घात कितनी, 1/3। 64 की घात 1/3 का मतलब है घनमूल। 64 का घनमूल तो सबको पता ही है, घनमूल कितना आता है 64 का, तो वो आता है 4। 64 का घनमूल कितना आता है, 4 आता है। तो आपका जवाब कितना आएगा, अभी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही शानदार, और मैं कहूंगा इजी क्वेश्चन था। बताओ इस सब के समझ में आ गया क्या। चलिए आगे बढ़े। घातों को बस गुणा करना था, आपको पता है ये 2 से 2 कट गया, 1/3 है, 1/3 64 की घात 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, एक आयत की भुजाएं लंबाई दे दी, एल की बात करें कितनी, 5 मीटर दी, चौड़ाई यानी बी की बात करें तो कितनी दी, 4 मीटर दी, बिल्कुल दे रखी है। तो उसका परिमाप बताओ, क्या बताना है दोस्तों, परिमाप बताना है। और परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक एल प्लस बी, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी एल प्लस बी कर देते हैं। तो जल्दी से कर दो भाई, बहुत ही शानदार है। 2 प्लस 5 प्लस कितना, 4, 5 प्लस 4, तो ये जल्दी से कर दो, 2 गुणा 2, इसका मतलब कितना आएगा, 18 मीटर आएगा। परिमाप आपका कितना आएगा, 18 मीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सी वाला राइट होगा। अब जल्दी से बता दो, यदि इसका क्षेत्रफल पूछता तो कितना आता, क्षेत्रफल की बात करता तो कितना आता। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल भी आप निकाल लो, 5 गुणा 4 करते 20 क्या आता, मीटर स्क्वायर आता। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, क्षेत्रफल की बात करता 20 मीटर स्क्वायर आता। लेकिन आपको तो परिमाप पूछा था, इसका मतलब आंसर आपका ऊपर वाला होगा। तो जल्दी से बता दो, सबके समझ में आ गया। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 35 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब देने की ट्राई कीजिएगा। क्या दे रखा है, जब एक पासा फेंका जाता है तो उसमें कितने फल आ सकते हैं, यानी फल का मतलब कितने परिणाम आ सकते हैं, कितने रिजल्ट आ सकते हैं, परिणाम आ सकते हैं या फल आ सकते हैं या रिजल्ट आ सकते हैं।
तो आपको पता है जब भी पासा फेंका जाता है, पासे में कितनी सतह होती है ये तो आपको पता ही होगा। चलिए मैं थोड़ा सा बता देते आपको बना के। एक मिनट, भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। अभी देखो मैं पासा बना ही देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से पासा होता है, आपको बताएं। ये आपको पता है कि मैंने पासा बना दिया। पासे में कितने फलक होते हैं पहले बात कर लेते हैं। पासे में कितने फलक होते हैं जल्दी से बता दो, नोट कर लो। पासे में ये दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है। पासे में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। पहले बात तो वर्गाकार फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। फलक यानी सतह, फलक का मतलब सतह होते हैं। अब बताओ इसका मतलब परिणाम कितने होंगे, 6 परिणाम होगी। बिल्कुल, कितने परिणाम होगी, परिणामों की संख्या कितनी होगी, परिणाम कितने होंगे, परिणाम या रिजल्ट कितने होंगे, 6 होंगे। क्योंकि आपको पता है 1 से 6 तक उस पर गिनती लिखी होती है। मान लो 1 पर 2 है, 3 है, ऐसे लिखा होता है। तो 1 से 6 तक गिनती लिखी होती है। कौन कौन परिणाम होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। बिल्कुल कितने परिणाम होते हैं, 6 होते हैं। अब देखो कई बार पूछा जाता है एक सिक्का उछाला जाए तो कितने परिणाम होंगे, 2 परिणाम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये ध्यान रखना है। यदि मैं सिक्के के परिणाम की बात करूं, एक सिक्का, एक सिक्के के लिए परिणाम, ये भी नोट कर लो, एक सिक्के के लिए परिणाम कितने होते हैं, तो आपको पता रखना है 2। 2 कौन कौन होते हैं, हेड टेल, हेड और टेल ये होते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। हो सकता है एक सिक्के के बारे में आपको पूछ ले, 2 पासा उछाला जाए तो परिणाम कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा 36 होता है। 2 पासा उछाला जाए तो परिणाम कितने होते हैं, 36 होते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया तो नोट कर लो, 2 पासों का परिणाम, 2 पासों का परिणाम कितना होता है, कई बार पूछा गया, नोट कर लो भाई 36 होता है। आर्मी एग्जाम में ये पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं। सारे जो जो पूछे जा सकते वो सारे मैं बता रहा हूं, सभी नोट कर लो। तो आपका जवाब क्या आएगा भाई, आपको पूछा गया था एक पासा उछाला जाता है तो कितने फल हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने क्या दे रखा है, यदि एक संख्या विषम अंक 5 से विभाजित है, यानी एक संख्या विषम है और 5 से विभाज्य है, तो निम्न में से उसका इकाई अंक क्या होगा। देखो 7 में तो विषम है, 7 में तो विषम है, विषम का मतलब, विषम का मतलब इकाई अंक क्या होगा, विषम का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होता है जल्दी से बता दो। तो आपको पता है विषम का इकाई अंक होता है 1, 3, 5, 7, 9, विषम का इकाई अंक ये होता है। और बताओ 5 से विभाज्य कोई संख्या होगी, 5 से भाज्य कोई संख्या होगी, 5 से विभाज्य का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई इकाई अंक क्या होता है। यानी जिसमें 5 का भाग देता है उसका इकाई अंक क्या होता है, या तो 0 होगा या 5 होगा। अब देखो दोनों में कॉमन कौन होगा, यानी आपको कह रहा है वो क्या संख्या विषम होनी चाहिए और 5 से विभाज्य होनी चाहिए। दोनों कंडीशन कब अप्लाई होगी, यानी दोनों के नियम लगेंगे तो दोनों के नियम में कॉमन चीज क्या है, 5 है। 5 आएगा तो आपको पता है वो विषम भी होगी और 5 से विभाज्य होगी। तो आपका जवाब कितना आएगा, 5 आएगा। और यदि कहता सम, वो संख्या सम हो, सम का इकाई अंक कितना होता है जल्दी से बताओ, सम का इकाई अंक कितना होता है, सम का इकाई अंक कितना होता है जल्दी से बता दो, 0, 2, 4, 6, 8। यदि वो संख्या 5 से विभाज्य और सम हो तो इकाई अंक कितना होगा, आपको ध्यान रखना है शून्य होगा। ये भी नोट कर लो, यदि संख्या 5 से भाज्य हो तथा सम हो तो इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। यानी आपको पता है 0 दोनों में लग रहा है, 0 आपको पता है 5 वाले फाड़े में भी आता है और 2 यानी सम वाले में भी आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यदि आपको कहीं वो संख्या सम है तो आपको 0 करना है, 5 से विभाज्य हो और सम हो तो 0 करना है, और विषम हो 5 से विभाज्य हो इसका मतलब इकाई अंक 5 होगा। ये चीजें नोट कर लो, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है माप, ये क्या भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, लंबाई की बात करें कितना है भाई, 10 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर। ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो कितनी है, 5 मीटर।
तो इस कमरे में रखे जाने वाले अधिकतम छड़ की लंबाई बताओ। अधिकतम लंबी छड़ की लंबाई का मतलब है आपको क्या निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है। देखो विकर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो बताओ क्या निकालना है आपको, कमरे का विकर्ण निकालना है। कमरे का विकर्ण निकालना, जब भी बड़ी से बड़ी छड़ या बात कर लेते बांस की बात करें तो विकर्ण निकालना पड़ता है। तो कमरे का विकर्ण क्या होगा आपको पता होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये काम करना है। जल्दी से कर दो भाई, लंबाई का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जल्दी से ये कर दीजिएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। 10 का कितना आया 100 आया, प्लस 100 प्लस 25 कितना आया भाई, क्या आ गया 225। कितना आया दोस्तों 225 आया, और 225 का रूट कितना आता है जल्दी से बता दो, 15 आता है। तो आपका विकर्ण कितना आएगा 15 मीटर का आएगा। कितना आया दोस्तों 15 मीटर का आया। तो देख लीजिएगा जल्दी से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बिल्कुल डी वाला राइट होगा। एकदम आसान और शानदार क्वेश्चन था। बताओ सबके समझ में आ गया क्या? फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। एक धनराशि, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात इतनी हो जाती है। ये क्या दे रखा है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना दिया जल्दी से बताओ भाई। मिश्र धन आपको दे दिया कितना 1040 रुपए, बिल्कुल। और अगले ने दे रखा है ब्याज, साधारण ब्याज भी दे दिया। साधारण ब्याज कितना रुपए दिया भाई, 40 रुपए दिया। देखो 40 रुपए, साधारण ब्याज कितना है 40 रुपए, ये हमने देखा 40 रुपए। अब बता दो भाई मूलधन कितना होगा, जल्दी से बताओ मूलधन कितना होगा। मूलधन कितना होगा बताओ भाई, कितना होगा मूलधन होगा आपका 1040 माइनस कितना 40 होगा, यानी बात कर लेते 1000 रुपए। मूलधन की बात करें 1000 रुपए, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये बात आपको पता होना चाहिए मूलधन कितना होगा, क्योंकि 1040 रुपए हो गई, 40 रुपए बढ़ाए, इसका मतलब पहले मूल की राशि कितनी थी 1000 रुपए थी। अब आपको निकालना है ब्याज की दर, और दर बराबर क्या होता है जल्दी से बता दो, ब्याज गुणा 100। ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या लगाते हैं, यदि बात करूं तो मूलधन गुणा जो आपको समय दे रखा है क्या, समय। तो जल्दी से कर दो, ब्याज कितना है, ब्याज 40 रुपए, 40 गुणा 100 बट्टे ये आपको पता है 1000 है। और आपको पता है समय कितना है अभी 2 वर्ष है, समय की बात करें तो 2 वर्ष है, तो रख दो 2 वर्ष। जल्दी से काट पीट करके आप क्या कर दो, हल कर दो। ये आपको पता है शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, 4/2, 4/2 का मतलब आपका जवाब आएगा 2%। दर कितनी आएगी भाई 2% आपका जवाब आएगी। तो देख लो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा। एकदम आसान और शानदार क्वेश्चन था। बताओ समझ में आ गया सबके? बस सीधा क्वेश्चन आपको करना था, साधारण ब्याज का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से देखिएगा क्या दे रखा है, 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर का मतलब है 102 को किससे गुणा करना है, 102 से गुणा करना है। अब बताओ भी क्या करोगे, आपको पता है 100 के आसपास वाली संख्या को बताया था, 102 में जो जोड़ो कितना हुआ 104 हुआ, और 2 को 2 से गुणा करते कितना आता है 4 आता है। आपको 2 अंक चाहिए तो शून्य और लगा दो, जवाब कितना आएगा 10404, बिल्कुल ये आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। जैसे मान लो 105 गुणा 105 करना है, मान लो 100 के आसपास वाली कोई भी संख्या, 105 में 5 जोड़ो 110, 5 को 5 से गुणा किया कितना आएगा, ये आएगा। मैंने आपको कई उदाहरण बताए, मान लो 107 गुणा 107 हो, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं आपको पता है। 7 में 7 जोड़ो 114 हो गया, 7 7 49 हो गया, तो आपका जवाब ये आएगा। मान लो कोई भी इस तरह से आपको संख्या दे तो आराम से निकाल दोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किस न्यूनतम अंक से 87 88 को विभाजन करने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी करने की कोशिश करिएगा। पहले देख लो भाई किसका भाग जा रहा है। यदि मैं बात करूं तो ये किसका भाग जाएगा, ये मैंने लिखा 87 88, भाग किसका जा रहा है, इतना ट्राई करो आप। पहले देखो भाई 3 का जा रहा है क्या, ये 15 15 और 16 कितना हो रहा है 15 और 16 हो रहा है, इस यानी 3 का नहीं जा रहा। तो जल्दी से देखो, पहले बात तो भाग 2 का जा रहा है, 2 का दो भाई, 2 का जा रही है, बिल्कुल 2 का कितनी बार गया 4 बार गया। फिर बात कर लेते कितनी बार गया, 3 बार 2 बार, बिल्कुल 3 बार 9 बार 4 बार। ये नोट करो, आपको पता है ये चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 78 होता है, इस तरह से हमने कर दिया। फिर 2 का देखें कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर बात कर लेते 1 बार 2 बार 7 बार। अब 2197 तो सबके ध्यान में आ रहा है अभी किसका, जल्दी से देखो किसका जा रहा है। यदि मैं बात करूं तो 3 का जा रहा है क्या,
दो, ये 16, 16, एक 17, 17। देखिएगा जल्दी से ये किसका है, एक बार सभी विद्यार्थी करने की कोशिश करिएगा। शायद 13 का, क्या 13 का, बिल्कुल 13 का, ये तो आपको पता ही है 13 का भाग, 13 एकम 13। फिर बात कर लेते कितना बच्चा भाई, 8 बच्चा, तो आपको पता है 6 बार 8। जल्दी से देख लो, एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यदि मैं भाग दूं 2197 में भाग तो देना आता है ना, चलो नहीं आता तो बता देते हैं, 13 का भाग देना है, 13 एकम 13, बच्चा कितना आपको पता है, यदि मैं बात करूं तो 8 बच्चा। और फिर बात कर लेते हैं 13 सक्की कितना होता है, 78 होता है, बिल्कुल होता है। और आपको पता है यदि मैं बात करूं 1 1 13 नमागी 117, ये तो आपको पता है। वैसे भी आपको पता है 2197 पूरा पूरा होता है। तो आगे बात कर लेते हैं, 13 का वापिस देंगे 13 बार और 13 का वापिस देंगे बिल्कुल एक बार। अब देखो किन का जोड़ा बन गया, इनका तो जोड़ा बन गया, 3 3 का जोड़ा बनाना था, 3 3 का जोड़ा ये तो बन गया, ये तो जोड़ा बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो इसका जोड़ा नहीं बना, बताओ भी, इनको हटा दे, इनको हटा दे, मतलब 2 गुना 2 का क्या दे दे, 2 गुना 2 का भाग देते, तो ये आपको पता है हट जाएंगे। भाग देने का मतलब क्या होगा, हट गया, और ये हटने का मतलब 2 गुना 2 का मतलब कितना हो गया 4, तो 4 का भाग देना पड़ेगा। यदि आप 4 का भाग दोगे तो आपको पता है ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। और गुणा करने की बात करता, कई बार आता है गुणा करने की बात, तो गुणा कितने से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दुई है, 1 2 और चाहिए, क्योंकि 3 का जोड़ा चाहिए हमें, तो इसका मतलब 2 दुई है, 1 2 और चाहिए। गुणा की बात करता तो 2 आपका उत्तर आता, 2 से गुणा की बात करें तो 2 से करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, घन में यदि कहे गुणा करना है तो देख लो कितने दुए कम पड़ रहे, तो 1 2 और होता तो आपको पता पूरा पूरा हो जाता, बन जाता, तो इसका मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा। और भाग देने की बात करें, इसका मतलब ये दोनों दुए हमें नहीं होने चाहिए, भाग दे देना चाहिए इन दोनों दुओं का, 2 गुना 2 यानी 4 का भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, निम्न में से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें हम बात कर लेते 245 और बात कर लेते 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेषफल रहे, शेषफल कितना रहे, 5 रहे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, शेषफल 5 रहना चाहिए प्रत्येक दिशा में, इसका मतलब 5 घटा दो, 245 में से 5 घटा दो, और बात कर लेते 1029 में से 5 घटा दो, जल्दी से घटाओ भाई कितना आता है, क्योंकि आपको पता है शेषफल ये बच रहा है, इनमें भाग देने पे, इसका मतलब पूरा पूरा भाग देने वाली संख्या देख लेते हैं, ताकि भी 5 घटा देंगे दोनों में से, इसका मतलब जो संख्या होगी उनमें पूरा पूरा भाग जाएगा, जो भी है बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो बताओ भाई कितना आया ये, क्या आपको पता है, जल्दी से बता दो भाई, ये कितना 240, 240, और ये कितना 5 घटा दो तो कितना 1024, क्या 1024 का आपको क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब एचसीएफ निकालना, क्या निकालना भाई, एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ आपको निकालना आता होगा तो जल्दी से ये काम आपको करना है, बस इतना ही तो काम था। इस क्वेश्चन को समझा करो, आपको पता है क्या, प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचना चाहिए, तो आपको पता है 5 से हमने घटा दिया तो पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या कौन है, 240 है, और कौन है 1024 है। अब 240 के बाजी गुणनखंड कर दो, पहले किसका जा रहा है, 2 का 120, 2 का 60, 2 का 30, 2 का 15, का 5 और 5 का 1। अब जल्दी से इसका कर दो 1024 का, पहले 2 का गया 256, 2 का 128, 2 का 64, दिखाई तो सबको दे रहा ना, चार, एक नीचे और रहेगा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा शायद, तो भी 2। अब देख लो क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी से देखो भाई कितने दुए कॉमन आ रहे हैं, आपको पता है कितने दुए कॉमन आ रहे हैं, देखिएगा ये 2 कितने हैं, बिल्कुल ये 2 इसमें भी है 4, तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा, एचसीएफ की बात करें तो क्या आएगा, जल्दी से देख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपका जवाब आएगा 16, कितना आएगा दोस्तों 16 आपका जवाब आएगा, आंसर आपका कितना आएगा 16 आएगा। तो जल्दी से नोट कर लो 16 वाला कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। तो बताओ इस सब के समझ में आ गया क्या, बस कुछ ही नहीं करना था, पहले 5 घटा दो, मैं हमेशा कहता हूं एचसीएफ का मैटर है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब पहले शेषफल को घटा दो, 5 कम कर दो, पूरा पूरा भाग जाने वाली संख्या प्राप्त होगी, वो आपकी 16 प्राप्त होगी, यानी 240 और 1024 का एचसीएफ निकालना था, यह आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, क्या दे रखा है,
12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य बताओ। तो आराम से बता दोगे, यानी एलसीएम आपको निकालना। क्या निकालना दोस्तों? एलसीएम आपको निकालना। तो जल्दी से निकालने की कोशिश करो। 12 लिखा, 24 लिखा और 30 लिखा। एलसीएम हम हमेशा 7 लेकर निकालते हैं। जल्दी से कर दो। पहले 2 का जा रहा है 6, 12, 15। 2 का जा रहा है 3, 6, 15। 2 का जा रहा है 3, 3। अब 3 का देंगे 1, 1, 5। अब 5 का देंगे, क्या आ जाएगा आपका एलसीएम? कितना आएगा जल्दी से बता दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जल्दी से कर लो। ये कितना आ गया? 8, 8 3 24। ये देखो 8 गुणा 3 गुणा 5, 8 3 कितना हो गया? 24 गुणा 5। आपका जवाब कितना आएगा? जल्दी से देख लो। 120 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 120 आएगा। तो आपका जवाब कौन सा होगा? 120 वाला, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। बहुत ही आराम से। वैसे भी आप पता कर सकते हैं। देखो 30 में आपको पता है 12 का 24 का नहीं जा रहा। आगे बात कर लेते हैं 60 में आपको पता है इसका जा रहा है, इसका 12 का भी जा रहा है, लेकिन 24 का नहीं जा रहा है। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन इसको मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। कई बार ऐसे घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन दे देता है, बच्चे गोल हो जाते हैं, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या दे रखा है? एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है। 4 संतरों की हानि होती है। यहाँ थोड़ी सी भाषा वैसे मैं देखूं तो थोड़ी सी अधूरी है। ऐसे लिखना चाहिए था 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरों के, देखो पेपर में तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। 4 संतरों के विक्रय मूल्य की हानि होती है, या ऐसे लिख लो ताकि समझ जाओ, क्योंकि वैसे भी आपको पता बेचने का कह रहा है, आगे लिखा नहीं है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य के बराबर ही हानि कह रहा है। तो जल्दी से लिखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो हानि है, हानि का मतलब ज्यादा कौन है? हानि की कंडीशन में कौन ज्यादा होता है? हानि कब होती है? हानि का मतलब हम कहते हैं हानि कब होती है? एक क्रय मूल्य होता है और एक विक्रय मूल्य होता है। पता है सबको, एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। कौन सा ज्यादा होगा? हानि कब होगी? बेचने वाला मूल्य क्या हो? बेचने वाला मूल्य कम हो और खरीदने वाला ज्यादा हो। यह कंडीशन हानि का कारण बनती है। देखो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, मतलब ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा, इसका मतलब हानि होगी। इसका मतलब हानि क्या होती है? पहले बात तो यह कर लेते हैं। हानि क्या होती है? हानि क्या होती है? हानि बराबर क्या होता है? हम कहते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बिल्कुल, ये आपको पता होना चाहिए। हानि का मतलब, जैसे मान लो आपको पता है क्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो विक्रय मूल्य घटाएंगे। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब हानि होगी। अब बताओ क्या कह रखा है? अगले ने कह रखा है 4 संतरों के, हम बात कर लेते हैं विक्रय मूल्य के बराबर हानि। हानि कितनी दे दी? 4 संतरों का विक्रय मूल्य। 4 संतरों का विक्रय मूल्य, यह आपको हानि दे दी। 4 संतरों का विक्रय मूल्य, यह आपको हानि दे दी। अब बताओ भी क्या होगा? कितनी वस्तुएं हैं? 36 वस्तुएं। तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 का क्रय मूल्य और माइनस क्या करेंगे? 36 का विक्रय मूल्य करेंगे। बिल्कुल विक्रय मूल्य आप करोगे। ये बात आप समझ गए होंगे एकदम आराम से। ये आपको पता कितने संतरे? 4 संतरे दिए। यहाँ 2 लिख दिया क्या? 1 मिनट, थोड़ी सी 4 लिखो। 4 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि भी है। हानि का मान कितना दिया अगले ने? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 37 संतरों का क्रय मूल्य माइनस 36 संतरों का विक्रय मूल्य होगा। यह आपको पता चल रहा होगा। अब आपको पता है इसको इधर ले आओ तो आपको पता है ये विक्रय मूल्य है ना, बिल्कुल विक्रय मूल्य, और इधर आपको पता है विक्रय मूल्य, इसका मतलब इसके साथ ये आके जुड़ जाएगा। 36 इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 संतरों का विक्रय मूल्य, 40 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 36 संतरों का क्रय मूल्य। अब आपका वो क्वेश्चन बन गया जो जैसा हम चाहिए थे। ये बात आपकी फाइनली क्वेश्चन की तरफ पहुंचाने में मदद की है। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैं कहूंगा। अब देखो वस्तुओं का जिक्र जब भी करे तो आपको पता है क्या हो रही है? अभी जल्दी से बताओ, हानि हो रही है या लाभ हो रहा है? तो आपको पता है यदि मैं बात करूं तो यहाँ क्या हो रही है? हानि। और हानि प्रतिशत कैसे निकाली जाती है? वस्तुओं का जब जिक्र करे तो हानि प्रतिशत क्या होती है? कितनी हानि हुई वो हम ऊपर लिखते हैं और बट्टे में लिखते हैं विक्रय वस्तु। क्या लिखते हैं दोस्तों? बट्टे में लिखते हैं विक्रय वस्तु।
विक्रय मूल्य नहीं, मूल्य लिखे तो क्रय मूल्य लिखते हैं, वस्तु की बात करें तो विक्रय वस्तु लिखते हैं और गुणा में 100 करते हैं। देखो मैं हमेशा बताता हूं, वस्तुओं की बात करें तो आपको पता है विक्रय वस्तु पे निकाला जाएगा लाभ हानि, जब इस तरह की बराबर की कंडीशन दे। और यदि मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो हानि कितने की हुई, 4 की हुई। और बट्टे में क्या लिखोगे आप जल्दी से बताओ, 40 रखोगे, क्योंकि 40 संतरों विक्रय मूल्य 40 संतरे कितने बेच रहा है, 40 गुणा 100। जल्दी से काट दो, 4 से 4 कट गया, ये 10% आएगा। कितना आएगा भाई, 10% आपका जवाब आएगा। तो जल्दी से देख लो 10% कौन कौन बच्चे बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल ए राइट होगा। अब कई बच्चे क्या कर देते, 4/36 ऐसे करके कर देते, गलत हो जाता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आर्मी पेपर में ऐसा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे तो इस तरह से आपकी कंडीशन फॉलो करके कर देना है। यदि यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट लिखता ना 40 संतरों का विक्रय मूल्य 36 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, तब तो हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन ये बात नहीं दी, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने 44 नंबर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है राम के पास 45,000 रुपए थे। राम के पास कितने रुपए थे, 45,000 रुपए थे। कुल रुपए का 2/5 भाग बड़े बेटे को दे देता है, बची हुई राशि का हम बात कर लेते हैं इतना भाग छोटे बेटे को दे देता है, तो बाद में उसके पास कितने रुपए बचे। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे है। आपको पता है टोटल 45,000 रुपए है, ये 45,000 रुपए। अब एक बात ध्यान दो, कुल रुपए का 2/5 भाग दे दिया, कुल रुपए का 2/5 भाग दे दिया, बचा कितना भाई, 3/5 भाग बचा। 3/5 भाग ही तो बचा, क्योंकि आपको पता है 2/5 दे दिया तो 5 में से 2 तो दे दिया, 3 ये बचा। और इसका बचे हुए का ये बचा हुआ है ना, बिल्कुल पहले बेटे को देने के बाद ये बचा। फिर आपको पता है इतना बचने के बाद क्या हुआ, फिर दूसरे वाला बेटा है ना बड़े बेटे, और बची हुई संख्या का 1/3 भाग छोटे लड़के को दे रहा है, तो बचेगा कितना भाई, 1/3 भाग दे रहा है, इसका मतलब 2/3 भाग बचेगा। ये बात समझ में आई क्या, ये बची हुई राशि आएगी, टोटल बची हुई राशि आएगी। क्यों आएगी देखो एक बार ध्यान दो दोबारा से, 45,000 रुपए है, बड़े बेटे को 2/5 दे रहा है, इसका मतलब बचेगा कितना, जल्दी से बताओ बचेगा कितना। आप बोलोगे 3/5 बचेगा, क्योंकि 5 में से 2 भाग चला गया, 5 में से 3 भाग उसके पास बचेगा। फिर क्या हुआ, बचा तो इतना ठीक है, फिर आपको पता है यहां कितना बचेगा, फिर यहां कितना बचेगा, आपको पता है 1/3 दे रहा है तो 2/3 बचेगा, तो ये आपको पता है गुणा में 2/3 कर देंगे, ये सारी बची हुई राशि आपके पास प्राप्त हो जाएगी। जल्दी से कर दो जो भी कट रहा है। ये 3 से 3 काट देता हूं, ये 5 से काट देता हूं, कितनी बार कटेगा, 9 बार। और जल्दी से देख लो कितना आएगा अभी, 9,000 गुणा 2, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 18,000 रुपए क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 18,000 रुपए आपका आंसर आएगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी भाषा आपको समझनी थी, क्योंकि 2/5 भाग उसको दे रहा है, 3/5 बचेगा, 1/3 दे रहा है, इसका मतलब 2/3 बचेगा, बस इतना ही तो करना था, बची हुई राशि आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह में 600 रुपए का साधारण ब्याज बताओ। अब देखो ये दर है वार्षिक, तो समय कितना है, 4 माह, समय 4 माह, 4 माह को हम वर्ष में बदल देते हैं, 4/12 यानी 1/3 वर्ष। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से कर दो, साधारण ब्याज निकालना है, और साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज होता क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा, जल्दी से कर दो भाई। मूलधन कितना दे रखा है अगले ने, मूलधन आपको दे रखा है 600 रुपए, 600 गुणा दर की बात करें तो कितनी है, 5%, और ये 1/3 बट्टे में आपको पता है 100 है। जो भी कट रहा है जल्दी से काट दो, क्या आपको पता है 2 शून्य कट जाएंगे। अब ये 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 2 बार, बिल्कुल ये कितना आएगा, 10 रुपए आएगा, क्या कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला 46 नंबर आपको पता है रीजनिंग का शुरू हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एक चित्र में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राजू ने क्या कहा, वह मेरी पुत्री, राजू की पुत्री के पिता, का मतलब खुद राजू हो गया, खुद कौन हो गया, राजू हो गया। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या, देखो वह मेरी पुत्री यानी राजू की पुत्री के पिता यानी राजू स्वयं हो गया, राजू का पुत्र है, राजू को पुत्र है वो, ठीक है। राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो राजू उसका क्या होगा, राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो राजू उसका क्या हो गया, पिता हो गया। और वो तस्वीर क्या है,
तस्वीर उसका बेटा है, तस्वीर उसका बेटा यानी पुत्र है, ये बात आपको पूछे। तो आपको पूछा है राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो राजू उस पुरुष के क्या लगता है, हम पापा लगता है या हम कह देते पिता लगता है, और वो क्या है, तस्वीर क्या है, तस्वीर वो पुत्र है। तस्वीर की बात करें तो वो क्या है भाई, उसका पुत्र है। तस्वीर की बात करें तो आपको तो राजू का पूछा भी, राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही आसान है। BUILT को ये लिखा जाता है, तो आप एक चीज कॉमन देखो, यहाँ देखो एट द रेट है, यहाँ भी एट द रेट है, एट द रेट का मतलब टी है और यहाँ एट द रेट का मतलब टी है, इसका मतलब सीधा उठाना है, RULE को बताना है, RULE को बताना है। आर का मतलब आर कहाँ है, जल्दी से देखो भाई, आर ये रहा 2 नंबर पे, तो ये कितना आएगा, 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। यू कहाँ है भाई, यू ये रहा 2 नंबर पे, बिल्कुल। एल कहाँ है, एल कहाँ है, ये रहा 3 आएगा। फिर बात कर लेते हैं 5 कहाँ है भाई, 1 मिनट जल्दी से देखो, फिर ई का बताना ना, एल का देख लो सही लिखा है क्या, एल का मतलब 3 लिखा, फिर ई का मतलब क्या होगा, ई कहाँ है, ई जल्दी देखो भाई, ई कहाँ है, ई ये रहा, का मतलब ये। तो जल्दी से देख लो कौन सा जवाब आ रहा है, नो हेज 3, नो हेज 3। थोड़ा सा टाइपिंग मिस प्रिंट है, शायद तक एक बार चेक कीजिएगा, टेक्निकल टीम टाइपिंग मिस प्रिंट कर दिया शायद तक, जल्दी से देख लो। पहले देख लो BUILT, पहले दोनों में कॉमन कौन था, एट द रेट का टी, बिल्कुल सही है। अब देखो RULE को आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस प्रिंट कर रखिए, तो एक बार मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा, एक बार भाई मैच करवाएगा, जो ओरिजिनल पेपर है आपको टाइप तो सही किया, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रखी है, एक बार आप चेक कीजिएगा। चलिए आपको पता है RULE को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन एक बार चेक कर लो भाई, ऑप्शन जल्दी से चेक कर लो, मेरे हिसाब से ऑप्शन में मिस्टेक है, एक बार देख लेते भाई, टेक्निकल टीम चेक कर देती है, ओरिजिनल पेपर हमारे पास रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन किस बात की, अभी चेक करके बता देंगे। हाँ, वो जो वीडियो मेरा पुराना बनाया हुआ ना उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से करो भाई, देखो मिस्टेक हो सकती है कई बार टाइपिंग में, मैं बता दूंगा अभी। देख लो भाई 3 आएगा ना, एल का मतलब 3 तो है, एल कहाँ है भाई, एल देख लो, एल का मतलब, अरे भाई गलती कर दी। चलो भाई कोई मिस्टेक नहीं अभी, बिल्कुल बच्चा कमेंट भी करे, देखो 2 ही तो है, देखो यहाँ है, ये रहा, एल का मतलब 2 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नो हेज रेट 2 आई, नो हेज रेट बिल्कुल सही है, कोई टाइपिंग में प्रिंट नहीं है। अभी मैंने ये 2 देखा नहीं, मैं डायरेक्ट किसकी तरफ चला गया, 3 की तरफ चला गया, शायद ऐसे कुछ होगी, मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं भाई, मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। नो हेज, फिर बात कर लेते, अब तो बाकी सही है ना, एक बार चेक कर लेना, कई बार हो जाती है थोड़ी सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दे रखा है। देखो भाई क्या किया, आपको पता है 6 दूनी 12, एक जोड़ा 12, एक जोड़ा डबल करके एक जोड़ा। अब देखो भाई क्या, 13 दूनी 26 डबल करके एक घटाया। फिर बात कर लेते 25 दूनी 50, एक जोड़ा, 51 दूनी 102, एक घटाया। अब आपको पता है इसको 2 से गुणा करो, 101 को 2 से गुणा करो, तो ये कितना आएगा, 2 से गुणा कर दो, 202। अब आपको पता है यहाँ आपको पता है घटाया गया, इसका मतलब यहाँ जोड़ा जाएगा, तो ये कितना आएगा, 203 आएगा। दोस्तों कितना आएगा, 203 आएगा। तो एकदम आराम से कर सकते हो, इसका जवाब कितना आएगा, 203 आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन में इसको कहूंगा। देखो पहले एक जोड़ा फिर घटाया, पहले जोड़ा फिर घटाया, अब की बार जोड़ना पड़ेगा भाई, अब की बार जोड़ने की बारी आ रही है, जोड़ने की बारी आ रही है। तो एक 202 में एक जोड़ा 203 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, बिल्कुल क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, यदि गणेश एक पंक्ति में एक सिरे से 7वें स्थान पर तथा दूसरे सिरे से 11वें स्थान पे, तो पंक्ति में कुल कितने हैं। कुल जब भी निकालना हो, कुल जब भी निकालना हो तो आपको क्या करना है, एक सिरे से तथा दूसरे सिरे, यानी ऊपर और नीचे कहीं से ले लो, ऊपर से प्लस नीचे से या दाएं से बाएं से, कैसे भी +1 करना पड़ता है, सॉरी -1 करना पड़ता है, क्योंकि वो 2 बार काउंटिंग हो, ये बात आपको पता होगा। तो आप जल्दी से देख लो, 7वें स्थान पे 7 प्लस कितना 11, 7 प्लस 11 और -1 करेंगे, जल्दी से देख लो, 18 -1 17 आपका जवाब आएगा। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 17 है, यह आपको पता होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको पता है, यदि मैं बात करूं जैसे 1 का 13वां स्थान है, उल्टा से देखेंगे तो वो कौन सा, जैसे वर्णमाला में भी होता है, जोड़ करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा आता है, यानी स्थान का जोड़ करते हैं। जैसे मान लो 1 का देखते हैं, ए के बारे में देखते हैं, वर्णमाला में ए है, ए वैसे 1 नंबर पे है और वैसे कितने नंबर पे है, उल्टे से देखे 26 नंबर। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इन दोनों का योग 27 हो रहा है, जबकि वर्णमाला में अक्सर तो 26 ही होते हैं। तो ये नियम के अनुसार आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह तो है। तो आप जल्दी से बता सकते हैं क्या होगा भाई, आपको पता है दाएं बाएं से जोड़ते हैं तो हमेशा एक ज्यादा आता है, इसका मतलब एक घटा देंगे क्योंकि वो काउंटिंग 2 बार हो रहा है, तो 17 आपके आएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर क्या दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को ये लिखा जाता है, चलो अभी देखते CAT कैसे लिखा, ध्यान दीजिएगा। देखो सी के आगे क्या आता है, बिल्कुल डी आता है। अब देखो यहां आगे डी लिखना है, इसका मतलब BABC ये डी आया। देखो आगे बात कर लेते हैं, टी के आगे STUVWXY, ये आपको पता चल रहा है। इसका मतलब देखो पहले तो आपको पता है सीधा बढ़ाया एक, फिर 2 छोड़ के रखा, फिर आपको पता है कितना छोड़ के रखा है, जल्दी से देख लो ये कितना है, ये आपको पता है 4 छोड़ के रखा है। पहले 0 फिर 4 फिर इस तरह चल रहा है 2 4, ठीक है। तो ये काम इसमें कर दो, BIG का लिखना है, BIG का लिखना है। तो पहला तो आप सेम लिख दोगे, बिल्कुल आगे वाला C आएगा। अब C आपको पता है सब में C दिखाई दे रहा है। आगे बात कर लेते हैं, 2 छोड़ के लिखना है, IJKL आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, L आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बात कर लेते हैं HTHIJKL आएगा। इसका मतलब ये देख लो भाई कौन कौन सा आ रहा है, ये देखो तिरछा आप देखोगे तो पता चल जाएगा। CLL क्या आएगा, आपका जवाब आएगा CLL, कितना आएगा CLL आपका जवाब आएगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ये दोस्तों हमने पूरे 50 प्रश्न किए, जो कि और एक ओरिजिनल पेपर हमने आपको करवाया। चलिए बता देते हैं, हमने ओरिजिनल पेपर जो करवाए गए बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया गया। तो आपको पता है ये पिथौरागढ़ का जो 1 नवंबर 2020 का पेपर था वो मैंने आपको करवाया। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद लगा होगा। जीके साइंस भी आपको करवाए गए, मैथ मैंने करवाए। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगला पेपर कौन सा लेकर आए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज हमने पिथौरागढ़ का जो पेपर करवाया एकदम बढ़िया लेवल का पेपर था। मैं इस पेपर को कहूंगा भाई, इस पेपर में जिन विद्यार्थियों ने भी मैं कहूंगा 40+ स्कोर किया ना, बहुत शानदार तैयारी, क्योंकि थोड़ी सी मैथ की हम बात कर लेते, गणनात्मक क्वेश्चन थे और बाकी कोई हार्ड मैटर नहीं था। तो आप सभी, और इस क्लास की PDF आपको एडुकेशना ऐप पर मिलेगी, तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, कोई बच्चा यदि जिसका फिजिकल हो चुका है, वो एकदम टॉपिक वाइज बेसिक से पढ़ना चाहता है, जिस तरह हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसी तरह आप ऑनलाइन पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी एडुकेशना ऐप पर उपलब्ध है। तो एडुकेशना ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि वहां से ज्यादा आप मैटर कवर कर पाओ। वहां आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री भी मिलेगा। तो आज का सेशन में यही समाप्त करना चाहूंगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।